जब तक हमारे हाथ में कलम की ताकत नहीं होगी, कुर्सी की ताकत नहीं होगी, तब तक शायद हमारे हालात नहीं बदलेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे हालात बदलने के लिए कोई दूसरा आने वाला भी नहीं। जिसकी समस्या है उसको लड़ना होगा। अगर पीड़ित ये सोच रहा है कि मेरी लड़ाई कोई और आके लड़ेगा, तो वो बस थोड़ा सा अपने आप को समझा रहा है। सच ये है, जिसके साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होगा उसको ही खड़ा होना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं कि आज समाज में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, नौजवानों में कुछ कर गुजरने की हिम्मत मैं देखता हूं। उसका जब मैं राजस्थान की तरफ देखता हूं तो मुझे ये मेरा छोटा भाई जो है जितेंद्र अठवाल, ये दिखाई देता है कि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूं। पिछली बार मैं इसके साथ बैठा था, मैंने इसको समझाया कि मूवमेंट चलानी क्यों जरूरी, तो इसने मुझसे एक बात कही। ये पता नहीं आपसे क्या कहता हूं, मुझे नहीं पता। इसने मुझसे एक बात कही कि मैं अपने समाज के लिए जीता हूं, मैं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। ना कि मुझे आपसे कुछ कमाना है, विधायक बनना, एमपी बनना, इसलिए नहीं। मैं समझता हूं कि मेरे कंधों पे मेरे समाज की जिम्मेदारी, मैं उस समाज में पैदा हुआ। अगर उस समाज को मैं एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ा पाया तो मेरी जवानी का कोई फायदा नहीं। जब इसने बात मुझे कही तो मुझे एहसास हुआ कि कोई तो है और कुछ लोग तो हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे उस दिन बड़ा गर्व हुआ कि एक साथी तो तैयार हो गया है जो अपने समाज को धोखा नहीं देगा, जो अपने समाज को पीछे नहीं जाने देगा। एक साथी तो तैयार हो गया है जो समाज के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, जो इस समाज को झुकने नहीं देगा। आपने देखा भी होगा, एक समाज के छोटे भाई का अपमान हुआ तो इसका कार्य भी देखा उसमें, मैंने भी देखा वहां बैठ के। मैं मना करता रहता हूं, गुस्सा अच्छा नहीं होता, मगर ये उस दिन गुस्सा हो गया, फिर चला गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, कभी कभी स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में प्रदर्शन भी करना पड़ता है कि सामने वालों का एहसास हो। राजस्थान में तो बहुत वीडियो बनती हैं, जबरन वीडियो बना बना के प्रदर्शन करते हैं कि देखो ये तुम्हारे समाज के हालात है। खैर छोड़ो, उनका एक काम है, सुधर जाएंगे। एक और बहादुर शेर जो है, जिसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं कम। पहली बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। दूसरी बात, मैं चापलूसी नहीं करता हूं। अगर ये गलत होते मैं दोनों के लिए नहीं बोलता। देखो मैं साफ आदमी, मैं समझता हूं आने वाले 5 साल में, मैंने आज अपने साथियों से भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, एक ऐसा राष्ट्रीय लीडर जिसकी छांव में समाज अपने आप को जैसा पिछले 100 साल में सुरक्षित महसूस नहीं किया, महसूस करेगा। मेरी गारंटी है, याद रखना। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नेता मैं बना रहा हूं, नहीं, वो अपने काम से नेता बन रहा है। आज अगर मुझे दिल्ली में जरूरत होती है ना, मुझे कोई समस्या होती है तो मैं इनको फोन करता हूं कि भाई हिमांशु जी एक परेशानी होगी, जरा फोन कर देना। तो वो मुझे सपोर्ट करता है, वो कहता ठीक है भाई हो जाएगा। कुछ देर के बाद किसी को छुड़वाना हो, किसी को कुछ करवाना, तो मैं फोन नहीं करता हूं, ये फोन करते हैं। मैं इनको बोलता हूं कि नेताजी जरा मदद करा दो। तो मैं समझ रहा हूं कि नई लीडरशिप पैदा हो रही, और मैंने देखा उसका डेडिकेशन। एक दिन मैंने उसको आजमाया, तो मैंने उससे एक सवाल छोड़ा उसके आगे कि कुछ पैसे वैसों का। तो उसने कहा देखो भाई, हमारे नेता ने हमें बिकना नहीं सिखाया, तो जब हमारे नेता ने सिखाया तो हम लोग तो नहीं बिक सकते हैं। तो मुझे ये भी कंफर्म हुआ कि नहीं, एक और तैयार हो रहा है। तो मैं यही नोटिस कर रहा हूं क्या तैयार हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। ये दोनों शख्स, इतिहास इनको याद रखेगा, मेरी बात को याद रखना। मैंने मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि जी को पढ़ा, वो यहीं पैदा हुए, और उनकी वजह से मान्यवर काशीराम साहब मूवमेंट में आए। मैं उनको गुरु का दर्जा देता हूं। क्यों? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को उन्होंने दिशा दिखाई, वरना काशीराम साहब तो अपनी जिंदगी जी रहे थे क्लास 1 के अफसर होके। मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा, आप में से जिसने पढ़ा ना, मेरी रूह तक हिल गई जिस दिन मैंने उनके संघर्ष को, उनके जीवन को पढ़ा, उनके किस्से को पढ़ा। जब मैंने उनके दर्द को पढ़ा, वो मेरे यहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, बगरा। और एक कहानी जब मैंने उनकी पढ़ी ना, तो मैं सिसक गया, क्योंकि मैं भावुक आदमी हूं। अपने लोगों को अन्याय अत्याचार में देखा मैंने, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने समाज के दर्द को अपना दर्द समझता हूं, अपने दर्द को तो मैं कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं तो आता जाता रहता, वो कुछ नहीं होता है। मैंने जब उनकी किस्से और उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी आत्मकथा झूठन के रूप में उनकी कहानियां पढ़ी, तो मुझे तकलीफ हुई
कि हम कहां थे और आज हम कहां। आप एक बार महसूस करके देखो कि अब से 100 साल पहले हम लोग कहां थे। क्या हम पे मंच था? क्या हम पे आशा बहन जैसी बहनें थी? क्या हम पे बोलने के लिए माइक था? क्या हमें ये आजादी थी? हम ऐसे थे जैसे गुब्बारे, हवा इधर से आई तो इधर हिल पड़े, इधर से आई तो इधर हिल पड़े, ऐसे ही तो थे। हमारा कोई वजूद नहीं था, हम गुलाम थे। जिसको जो मन आए हमें वो कहता था, जिसको जिस मन से आए हमें सींचता था, जिसको जो मन आए उस डंडे से हमें हाँकता था। फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने इस दर्द को समझा, संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया। उनके अथक प्रयासों से इस देश की तमाम महिलाओं को, वो किसी जाति धर्म की, उनको अवसर मिला। आज जो प्रधान से लेके पार्षद तक हम लोग बनते हैं ना यहाँ, वो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समझ लो। अगर आपसे वोट का अधिकार छिन जाएगा ना, आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएगा कोई। मुझसे शर्त लगा लो, अगर आपसे वोट का अधिकार छिन जाए, आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएगा कोई। क्योंकि इस वोट के जरिए वोट ताकत है, हथियार है आज के समय में। जैसे पहले राजतंत्र में राज लेने के लिए युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, घुड़सवार आते, हाथियों से युद्ध होते थे, भाले चलते थे, बंदूकें तोप चलती थी। आज आपके पास हथियार है। ताकतवर बनने के लिए वोट, और ताकत का प्रयोग करने के लिए कि ताकत का यूज कैसे करना है, उसके लिए एजुकेशन, शिक्षा। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि देखो हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं, इससे संगठित नहीं हो रहे हैं। मैं सहमत हूं, जब हम शिक्षित हो जाएंगे तभी तो हम समझेंगे। जैसे काशीराम साहब कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा को समझते हैं। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तभी तो हम समझेंगे कि संगठित होना क्यों जरूरी है। संगठित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जंगल में आग लग रही है। हुआ यह है, जब तक हम 4th क्लास के एम्प्लॉय थे किसी को तकलीफ नहीं थी, जब तक हम चपरासी बने हुए थे। लेकिन जब हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, RAS IAS बनने लगे, IFS बनने लगे, तो सिस्टम को तकलीफ हुई। तकलीफ कैसी? उनको लगता है कि ये कौन है, इनकी तो हैसियत नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। ये आज हमारे अधिकारी कैसे बन गए, ये आज हमारे नेता कैसे बन गए, ये आज कुर्सियों पे कैसे बैठे हैं, इनकी चपरासीगिरी हमको क्यों करनी पड़ रही है। ये हम तो वो लोग हैं जो हजारों साल से इनके ऊपर राज करते आए। और जब ये भावना पैदा हुई तो उनको ये लगा कि नहीं, इनको पीछे लेके जाना, इनको रोकना, और तब से प्रयास जारी। मेरे आज भी याद है, जब हम स्टडी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वो है कि कोई भी काम जो दैनिक है वो ठेकेदारी पे नहीं होगा, और सफाई कर्मचारियों का जो काम है वो दैनिक है, लेकिन फिर उसको ठेका व्यवस्था पे ले जाएगा। क्योंकि जब सफाई कर्मचारी को 40-50 हजार रुपए मिलने लगे तो उसने अपने बच्चे से कहा कि देख, मैंने अपनी जिंदगी इसमें काट ली, लेकिन तू नहीं काटेगा, इसलिए तुझे पढ़ना है। तू कॉन्वेंट की तरफ जा, तो अंग्रेजी मीडियम की तरफ जा, तो अच्छे स्कूल में जा, तो अच्छे कपड़े पहन, तो अच्छी पढ़ाई कर, तो डॉक्टर, इंजीनियर बन। तू मेरे जैसा मत, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। अगर पिताजी ने एक मकान बनाया तो बेटे का ये पिताजी के मन में रहता कि बेटा 2 मंजिली बनाए। वो हर माँ बाप चाहता आगे बढ़े, चाहे वो कैसे भी बढ़ाने का प्रयास करे। तो जब सिस्टम को ये लगा कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये काम ठेकेदारी पे कर दिया। मैं आपसे सच में कह रहा हूं, एक मेरे साथी के जरिए हमने प्रयास किया, हम ILO गए। किस लिए? कि यहां जो सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती है, कहीं 10,000, कहीं 7,000, कहीं 6,000, कहीं 11,000, कहीं 18,000 पे जो हमें काम करने को मजबूर किया जा रहा है। फिर एक नया नियम आ गया, सुबह 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, अंगूठा लगाओ, शाम के टाइम आओ। तो हम बड़े परेशान हुए, हमने चर्चा की, मैं और मेरे दोस्त ने हमने प्लान किया कि हम ILO चलेंगे। ILO में जाके इस बात क्यों करेंगे कि भारत की सरकार, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की सरकार है, वो सब मिलके हमारे समाज को
मरने के लिए मजबूर कर रही है। आज हम गटर में मरते हैं, सड़क पे मरते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस देश में अगर कोई सीमा पे शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन अगर कोई देश की इंटरनल जो गंदगी उसको साफ करते हुए मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दूर की बात है, उसको उसके बच्चों को वो कैसे भूख से मरेंगे उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको पेंशन भी नहीं है, उनको आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं है। इसलिए हम लोग आयल गए। लेकिन जैसे वहां चले गए तो यहाँ की केंद्र की सरकार ने तत्काल वहां वो कर दिया कि नहीं, इनकी एप्लीकेशन नहीं लेनी है, उस पर चर्चा नहीं करनी। हम ये चाहते थे कि वहां आईएलओ द्वारा जो है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जरिए यहां केंद्र सरकार को वो किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि वहां सफाई कर्मचारियों की क्या स्थिति है। तो यहां की सरकार ने उसको रुकवा दिया फाइल को। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूं कि मैं फिर प्रयास करूंगा, हम फिर आईएलओ जाएंगे और मैं लड़ूंगा वहां इस लड़ाई को जब तक न्यूनतम वेतन जो है, जब तक हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो निर्धारित नहीं होता, जब तक हमको जो है, पहले तो मैं चाहता ही नहीं कि हमारे लोग ये काम करें, हम तो मजबूरी में करते थे कि हम पे और कोई रोजगार नहीं था। अब तो पढ़ लिख के हम डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने, जिसका मन हो वो कर ले सफाई का काम। लेकिन मेरे लोगों ने इसको अपनी किस्मत मान लिया है कि भाई ये हमारा काम। मैं तो अक्सर देखता हूं ढोल बजाने का काम हमारे लोगों ने ले रखा कि वही बजाएंगे। बचपन से उनके एक छोटे बच्चे के जिसके सपने हैं, पढ़ेगा, कामयाब होगा, उसके गले में जबरन हमने ढोल टांग दिया कि बजा तू। क्यों हम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों हम उसको अवसर नहीं दे रहे हैं? क्यों हम उसके पैर बांध दे रहे हैं? तो मैं अपने समाज के लोगों से भी कह रहा हूं, आप धोखा कर रहे हैं। अगर आप परेशानियों में जिए, उस समय ये सुविधाएं नहीं थी तो तब ठीक था। आज अपने बच्चों को क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो? आपको नहीं पता क्यों मरेगा? क्या सरकार की नजरों में हमारी जिंदगी कोई मोल नहीं है? कि आज भी बहुत बातें करती हैं सरकारें। हम दिल्ली में रहते हैं, ये और हम और हिमांशु बात करते हैं, कोरोना काल में इतने सफाई कर्मचारी मरे, सरकार ने कहा, वहां की जो सरकार है, कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। एक बच्चे को 10 लाख रुपए के मुआवजे के लिए लड़े हम, उसको 10 लाख का मुआवजा जबरन हमने प्रयास किया तो वो 10 लाख पे मान गया। हमने कहा मत मानो, 1 करोड़ दिलाएंगे, 2-4 दिन लड़ो तो सही। नहीं भैया, मैं तो 10 लाख पे मान जाऊंगा। तो हमारे लोगों ने सोच लिया कि नहीं, हमें लड़ना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 हाथ हैं आपके, 2 पैर हैं आपके, 2 आंखें हैं आपको, आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो फिर आप अगर क्यों हार रहे हैं? आप क्यों अपने मनोबल को मजबूत नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार नहीं करेंगे? और फिर हम ये सब करने के बाद भी हम ही नीच है, हम ही छोटी जाति, हम ही अछूत है। जो गंदगी करता है वो नीच नहीं है, वो अछूत नहीं है। फिर भी घरना हमसे ही होगी जो इस देश की गंदगी को साफ कर रहे हैं। फिर ही हमको अपमानित किया जाएगा। और राजस्थान में तो चरम पे है। तो मैं तो आपसे कहूंगा, इसको फेंक दो घर से निकाल के। आप मेहनत मजदूरी करके खा सकते हो, क्यों अपने सर पे इसको उठा के बैठा है? बाबा साहब को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हो? वो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली, जिनकी वजह से हमें पढ़ने का और आगे बढ़ने का अधिकार मिला, उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मैं तो हिमांशु जी अभी कह के गए कि भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है। इधर बाबा साहब भी हमें कलम का इशारा करते हैं, कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। फिर हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों हम जो है झाड़ू पकड़ के खड़े हो गए? क्या हम में कोई कमजोरी है? ये तो मार्शल कौम है, ये मार्शल कौम है। लोग इसका यूज करते हैं अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। इनको आगे करके कत्ल इनके होते हैं, काम उनका आगे बढ़ता है। फिर मेरा समाज क्यों नहीं समझना चाहता? मैं तो खुश हूं। मैं तो चाहता हूं सारी बहनें बने तो आशा बहन जैसी। मुझे तो गर्व है। अगर सारे भाई बने तो बने मुकेश वाल्मीकि के बच्चों जैसे। मुझे तो गर्व है, मेरा भाई बने तो विकास जैसा। अरे अगर राजनीति भी करनी है तो अपनी दम पे करो, और अगर जीना भी है तो शेर की तरह जियो, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो जो ये तमाम दुनिया जी रही है, आप लोग अपने इतिहास को, वजूद को पहचानो तो सही। मुझे तो आपसे यही शिकायत है कि आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे, आप अपनी क्षमता को नहीं जान पा रहे हो। जो ताकत
ताकत आपके अंदर है वो तो किसी के पास है ही नहीं, उसका उपयोग तो करो। देखो सीधी बात, एक आदमी अपनी ताकत दीवार तोड़ने में कर रहा है और एक आदमी अपनी ताकत जो है वो दीवार बनाने में कर रहा है, दोनों में अंतर। एक आदमी हथौड़े से दीवार तोड़ रहा है और एक आदमी सर से तोड़ रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें अपना रास्ता कैसे, कौन सा चूज करना है। तो मुझे यह विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारे लोग इस बात को समझेंगे और इस बात के साथ आगे बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल हमारे लोग इस बात को महसूस करेंगे कि वो आजाद भारत में जी रहे, ये गुलाम भारत नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल हम पे ताकत आएगी, हमारे हिस्से में कलम की ताकत आएगी। और मैं तो आपको अवसर दूंगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जयपुर में मैं आपको अवसर दूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके हाथ में जो है ताकत आए। और मैं आपसे एक और वादा कर रहा हूं, हम इतनी मेहनत करेंगे कि जिस शख्स के बारे में मैंने आपसे कहा कि दिल्ली की गद्दी पे उसको बिठाएं, कि देश की राजधानी में आपका झंडा और डंडा दोनों बुलंद हो, आपका मान हो, आपका सम्मान हो और आपको पहचान मिले। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। बस मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, जो लड़ रहा है उसका साथ दें, क्योंकि अगर आज आप साथ नहीं दोगे तो कल कोई हिम्मत जुटा कर थोड़ा ही पाएगा। आप देखो तो सही, कहां से उठ के आके कहां आना पड़ता है। दुश्मन भी रास्ता रोक रहा और अपने लोग भी रास्ता रोक देंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो लड़ रहा है उसका साथ दो। और नौजवान साथियों से अपील करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि राजस्थान को जितेंद्र अठवाल जैसा नेता दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में। मैं गारंटी लेता हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, अगर आपने उसकी सुरक्षा की, आपने उसको अवसर दिया, आपने उसको ताकत देके आगे बढ़ाया लोकतंत्र में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला वो तो वैसे भी नहीं है। ये बैठे कमल साहब बैठे, वो तो वैसे भी नहीं, लेकिन आपके अधिकारों के साथ छेड़खानी करने की सोच रखने वाला भी सपने में जाग जाएगा कि क्या करने के बारे में सोच रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, अपने लीडर को ताकत दो जिससे वो इस लड़ाई को लड़ सके। और अब वो तैयार है लड़ने के लिए, इसलिए मैं उसका दोबारा धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मेरे मन की नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो कुछ और सुनना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर आ जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए, ताकतवर बनिए, एक दूसरे के पैर खींचने के बजाय, टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़िए और तेजी से आगे बढ़िए। कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। कहीं देर हुई तो ऐसा ना हो कि दुश्मन संविधान को कमजोर कर दे और हमसे सारे अधिकार छिन जाए। अभी हम बहुत ताकतवर हैं, अभी हम पे सारे अवसर कि हम आगे बढ़ जाएं और अपनी तरक्की के रास्ते खोल दें। बिजनेस को भी एक्सेप्ट करो, ये भी मेरी आपसे वो है। नौकरियों के भरोसा छोड़ दो, नौकरियां है ही नहीं अब। प्राइवेट बिजनेस